तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने शहर के सनतनगर विधानसभा क्षेत्र में घर घर जाकर प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। ज्ञात हो कि तलसानी एक बार फिर बीआरएस पार्टी की ओर से सनतनगर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव अभियान के तहत मंत्री तलसानी ने राम गोपाल पेट डिवीजन के अवला मंदा, नागन्ना देवड़ी, कालसी गुड़ा, बर्तन कंपाउंड, कंडोजी बाजार और अन्य क्षेत्रों में घर घर जाकर प्रचार किया और मतदाताओं से उनके लिए वोट करने का अनुरोध किया। तलसानी ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र के सभी प्रभागों में कई विकास कार्य किए गए हैं। हालांकि जब कुछ महिलाओं ने मंत्री से पूछा कि उन्हें अब तक डबल बेडरूम वाले घर नहीं मिले हैं, तो मंत्री तलसानी ने महिलाओं से कहा कि आपको भी मिलेगा। अगर आप धैर्य रखें तो बिना किसी राजनीतिक दखल के सब कुछ मिल जाएगा। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने लोगों से आगामी चुनावों में उन्हें वोट देने के लिए कहा है, क्योंकि वह क्षेत्रों के लोगों के लिए सुलभ उपलब्ध रहते हैं। पूर्व विधायक कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने सीएम केसीआर को दी चुनौती। अगर केसीआर में हिम्मत है तो उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। उन्होंने कहा कि वह गजवेल में चुनाव लड़ेंगे और केसीआर को हराएंगे। पिछले उपचुनाव में 100 विधायक लेकर आए और इतना भड़क गए कि मुझे बुरी तरह हरा दिया। लोगों की इच्छा के विरुद्ध मनगोड़ा में मुझे हराने के लिए उन पर आलोचना हो रही थी। राजगोपाल रेड्डी ने स्पष्ट किया कि उनका लक्ष्य सत्तारूढ़ बीआरएस पार्टी को सत्ता से बाहर करना है। मालूम हो कि कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने आज बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। राजगोपाल रेड्डी ने बीजेपी को अलविदा कहा और कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की है। विधान परिषद के सभापति गुत्ता सुखेंद्र रेड्डी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की तारीफ की। उन्होंने कहा कि कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं कि वह पार्टी बदलने की सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टी बदलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मौजूदा राजनीति में एक नया चलन चल रहा है। विपक्ष हर मुद्दे का राजनीतिकरण करने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि मेडीगड्डा परियोजना पिलर धंसने पर प्राकृतिक आपदाओं और तकनीकी त्रुटियों को इंगित करके सरकार का आलोचना करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य को समृद्ध बनाने के लिए केसीआर को एक बार फिर सीएम बनना होगा। उन्होंने कहा कि केसीआर को हैट्रिक बनाने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि अगर अगले संसदीय चुनाव में उन्हें या उनके बेटे को सांसद का टिकट मिला तो वे चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वह पार्टी के फैसले के मुताबिक काम करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी और पार्टी में जाकर मुकाबला करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस उम्र में पार्टी बदलने की ज़रूरत नहीं है। इस महीने की 28 तारीख से अगले महीने की 2 तारीख तक कांग्रेस विजय भेरी यात्रा का दूसरा चरण निकालेगी। पता चला है कि चव्वेला से शुरू होने वाली यह विजय भेरी यात्रा नागर कर्नूल जिले के कोल्हापुर से होते हुए नागार्जुन सागर तक जारी रहेगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पहले 2 दिनों के लिए यात्रा के मुख्य अतिथि होंगे। इसके बाद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी आखिरी 2 दिनों तक विजय भेरी यात्रा में हिस्सा लेंगे। कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। ऐसा लग रहा है कि वह दोबारा कांग्रेस में शामिल होंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नलगोंडा के सांसद कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने इस पर प्रतिक्रिया दी। सांसद कोमटी रेड्डी ने फैसला किया कि जो भी पार्टी में आएगा उसका स्वागत किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजगोपाल रेड्डी को शामिल करने का फैसला कांग्रेस अध्यक्ष का है। उन्होंने कहा कि उनकी मुझसे कोई चर्चा नहीं हुई है, उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में केसीआर का राक्षस शासन चल रहा है। खबर है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष केसीआर अगले महीने की 9 तारीख को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मालूम हो कि तेलंगाना में अगले महीने की 30 तारीख को विधानसभा चुनाव होंगे। इस संबंध में जल्द ही चुनाव कार्यक्रम जारी किया जाएगा। इसी क्रम में केसीआर आगामी चुनाव में 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे।
गजवेल के साथ साथ वह कामारेड्डी में भी चुनाव लड़ेंगे। नामांकन दाखिल करने से पहले केसीआर सिद्धिपेट निर्वाचन क्षेत्र में कोन्यापल्ली वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा करेंगे। फिर वे गजवेल पहुंचकर नामांकन दाखिल करेंगे। वहां से वह कामारेड्डी जाएंगे और दोपहर 2 बजे दूसरा नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने के बाद केसीआर शाम को कामारेड्डी में पार्टी द्वारा आयोजित आम सभा में हिस्सा लेंगे और उसे संबोधित करेंगे। केसीआर ने इस बार कामारेड्डी में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ने कहा कि वह निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। विपक्ष इसकी आलोचना कर रहा है। उधर मालूम हो कि मास्टर प्लान के कारण अपनी जमीन गंवा चुके किसान कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि जब सरकार ने कोई परवाह नहीं की तो किसानों के प्रतिनिधियों ने चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया। हाल ही में यह घोषणा की गई कि कामारेड्डी में बीआरएस बॉस केसीआर के खिलाफ 120 लोग प्रतिस्पर्धा करेंगे। किसानों के प्रतिनिधियों ने कहा कि मास्टर प्लान विवाद को पूरी तरह सुलझाने की मांग को लेकर यह फैसला लिया गया है। इस महीने की 27 तारीख को पालेरू, महबूबाबाद और वर्दन्नापेट निर्वाचन क्षेत्रों में आम सभाएं की जा रही हैं। हालांकि यह घोषणा की गई थी कि स्टेशन घनपुर में एक आम सभा होगी, लेकिन इसे रद्द कर दिया गया और केसीआर के दौरे को इन दो निर्वाचन क्षेत्रों महबूबाबाद और वर्दन्नापेट में अंतिम रूप दिया गया। 28 को रविवार होने के कारण जनसभा को रद्द किया गया। 29 तारीख को कोदाड़ा, तुंगतुर्ती, आलेरू, 30 को जुक्कल, बांसवाड़ा, नारायणखेड़, 31 को हुजूरनगर, मिरियालगुड़ा, देवरकोंडा, 1 नवंबर को सत्तुपल्ली, इल्लेंदु, 2 को निर्मल, बालकोंडा, धर्मपुरी, 3 को भैंसा, मुधोल, आमूर, कोटला, 5 को कुत्तागुड़म, खम्मम, 6 तारीख को गढ़वाल, मक्तल, नारायणपेट, चेन्नूर, मंथनी, पेद्दापल्ली में आम सभा होगी। 7 तारीख को सिरपुर, आसिफाबाद, 8 तारीख को बेलमपल्ली, 9 तारीख को गजवेल और कामारेड्डी निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन सभाएं होंगी। विधायक इटेला राजेंद्र ने कहा कि उनमें केसीआर के पैसे और बुराई को झेलने की ताकत नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके पास सिर्फ धर्म नाम का हथियार है। उन्होंने कहा कि केसीआर की दुष्टता को दबाने की ताकत केवल गजवेल के लोगों में है। उन्होंने लोगों से उन्हें वोट देने को कहा। उन्होंने कहा कि अगर वह जीतेंगे तो आप जीतेंगे। इटेला ने मुख्य टिप्पणियां की कि उनके पास जीना या मरना बचा है। जरूरत पड़ी तो हम सब कुछ बेच देंगे, लेकिन लड़ना बंद नहीं करेंगे। यह महत्वपूर्ण है कि कितने लोग उस दिन को याद करते हैं जब हम क्या थे। उन्होंने यह खुलासा किया कि तेलंगाना आंदोलन और हजूराबाद के लोगों के आशीर्वाद से वह जहां भी गए उन्हें याद किया गया। गजवेल के लोगों से उन्हें आशीर्वाद देने की अपील की। इटेला ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी कि केसीआर हमारे अधिकार और स्वाभिमान को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह इस महीने की 27 तारीख को सूर्यापेट में हो रही विधानसभा चुनावी जनसभा में शामिल होंगे। खबर है कि बैठक खत्म होने के बाद वह शहर में प्रदेश पार्टी के प्रमुख नेताओं से मुलाकात करेंगे। जानकारी है कि इस मौके पर अमित शाह खास तौर पर उन नेताओं को बुलाएंगे जो चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं हैं। चूंकि ऐसी संभावना है कि तब तक उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी हो जाएगी, इसलिए लगता है कि वह इस पर स्पष्टता देंगे। 28 तारीख से राज्य भर में प्रचार के मुद्दे, प्रचार शैली और अन्य मुद्दे शामिल हैं। इस महीने की 28 तारीख से उम्मीदवारों का चुनाव अभियान शुरू करने के पार्टी के फैसले की पृष्ठभूमि में इस संबंध में निर्देश दिए जाएंगे। इसी बीच असम के सीएम हिमंत विश्व शर्मा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव के लिए 28 और 29 तारीख को राज्य में आएंगे। हालांकि वे जिन अभियान, बैठकों और रोड शो में भाग लेंगे उनके बारे में 1 या 2 दिन में स्पष्टता मिलने की संभावना है। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने बताया कि इस महीने की 31 तारीख को कोल्हापुर में पालमूरु प्रजा भेरी नाम पर एक आम सभा आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी उसी दिन शाम 4 बजे जनसभा को संबोधित करेंगी। उन्होंने कहा कि ऐसी संभावना है कि राहुल गांधी अगले महीने के पहले सप्ताह में दूसरी बार राज्य का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि बीआरएस के 10 साल के शासनकाल में लोग जो विकास चाहते थे वह नहीं हुआ। महेश कुमार गौड़ ने विश्वास जताया कि जनता बदलाव चाहती है और कांग्रेस सत्ता में आएगी।
जगन मोहन राव ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (HCA) के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। उन्होंने साथ ही नए HCA वर्किंग ग्रुप ने कार्यभार संभाला। जगन मोहन राव को हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। कड़े मुकाबले में उन्होंने 1 वोट के अंतर से जीत हासिल की। यह कार्यक्रम हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में आयोजित की गई थी। अरिशनपल्ली जगन मोहन राव को HCA का नया अध्यक्ष चुना गया। वह सिर्फ 1 वोट से जीत गए। जगन मोहन राव को जहां 63 वोट मिले, वहीं प्रतिद्वंदी पैनल के अमरनाथ को 62 वोट मिले। यूनाइटेड मेंबर्स ऑफ HCA पैनल के जगन मोहन राव को HCA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जगन मोहन राव के पैनल के CJ श्रीनिवास राव ने HCA कोषाध्यक्ष के रूप में जीत हासिल की। इस पद के लिए चुनाव लड़ने वाले श्रीनिवास राव को 66, संजीव को 33, महेंद्र को 24 और जेराड को 9 वोट मिले। दलजीत सिंह ने HCA के उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। क्रिकेट फर्स्ट पैनल के उम्मीदवार देवा राजू ने HCA सचिव के रूप में जीत हासिल की। उनकी उम्मीदवारी को शिवलाल यादव और अरशद अयूब ने मजबूत किया। वहीं सुशासन पैनल के बसवराजू ने HCA के संयुक्त सचिव पद पर जीत हासिल की है। वह सिर्फ 1 वोट से जीत गए। वहीं क्रिकेट फर्स्ट पैनल के सुनील अग्रवाल ने HCA काउंसलर के रूप में जीत हासिल की। इस पद पर चुनाव लड़े अंसार को 47 वोट मिले, सुनील को 59 वोट मिले और वह 12 वोटों से जीत गए। मलकाजगिरी विधायक मैनामपल्ली और मलकाजगिरी BRS नगर सेवक ने इस प्रचार पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि नगर सेवक बिक गए हैं। अलवाल BRS कार्यालय में मीना, सुनीता, सबिता, शांति व पार्षदों की बैठक हुई। 5 करोड़ रुपए में नगर सेवक बिक गए। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे किसी को नहीं बिके हैं। पार्षदों ने रोष जताया कि पार्टी अपने फायदे के लिए उनके खिलाफ गलत प्रचार कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि महिला पार्षदों के खिलाफ झूठा प्रचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। BRS नगर सेवकों ने चुनौती दी कि वे भगवान के मंदिर में जाकर शपथ लेने के लिए तैयार हैं। क्या प्रचार करने वाले तैयार हैं? दशहरा उत्सव में शामिल होने के बाद जब लोग अपने घरों से लौट रहे होते हैं तो टोल नाकों और चेक पोस्टों पर वाहनों की कतार लग गई है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के साथ ही पुलिस ने पूरे राज्य में जांच चौकियां स्थापित कर दी हैं। नकदी, शराब, सोना और अन्य सामानों की आवाजाही पर विशेष नजर रखने वाली पुलिस वाहनों की सघन जांच कर रही है। जिलों से बड़ी संख्या में वाहन हैदराबाद लौटते समय केंद्रों पर रोक कर जांच की जा रही है। कई किलोमीटर तक वाहन खड़े हो जाने के कारण शहर में आने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस ने पेट बशीराबाद थाना अंतर्गत दूलपल्ली X रोड पर वाहन जांच की। पाया गया है कि गांजा को सीट के पीछे ले जाया जा रहा था, जिसे पुष्पा फिल्म की तरह कार में विशेष रूप से स्थापित किया गया था। जब कार को रोककर जांच की गई तो विशेष रूप से बनाई गई डिक्की में रखे गए 82 किलो के 41 पैकेट गांजा को जब्त कर लिया गया। आरोपियों के पास से 1 कार, 2 सेलफोन और 41 पैकेट गांजा बरामद किया गया। पेट बशीराबाद पुलिस आरोपी अमरनाथ और संजीव को हिरासत में ले लिया गया और मामला दर्ज कर जाँच की जा रही है। हालांकि मशीन से नोटों की गड्डियां निकली। पुलिस ने खुलासा किया कि इनकी कीमत 1.30 करोड़ रुपए है। पुलिस ने बताया कि इसमें से 30 मोबाइल फोन भी मिले हैं। विशाखापट्टनम से इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर आ रहे एक ऑटो को जब पुलिस ने रोककर जांच की तो उसमें नोटों के बंडल देखकर हैरान रह गए। ऑटो ड्राइवर ने कहा कि वह वॉशिंग मशीन की डिलीवरी देने जा रहा है। हालांकि मशीन से नोटों की गड्डियां निकली। पुलिस ने खुलासा किया कि इनकी कीमत 1.30 करोड़ रुपए है। पुलिस ने बताया कि इसमें से 30 मोबाइल फोन भी मिले हैं। इस ऑटो को विशाखापट्टनम NAD जंक्शन पर पकड़ा गया। ऑटो ड्राइवर ने बताया कि वॉशिंग मशीनें विजयवाड़ा ले जाई जा रही हैं। हालांकि न तो नोटों के बंडल की पहचान बताई गई और न ही नकदी से जुड़ा कोई अन्य सबूत दिखाया गया। पुलिस ने नकदी और मोबाइल फोन जब्त कर लिया, कार जब्त कर ली और चालक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटना के संबंध में अन्य विवरण का खुलासा नहीं किया। बताया गया है कि नोटों के ये बंडल शहर की एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कंपनी से ले जाए जा रहे थे। संगारेड्डी जिले के जिन्ना राम मंडल के IDA बोलाराम गांधी नगर में एक दरिंदगी हुई।
एमडी आज़ाम की बेरहमी से हत्या कर दी गई। रात में 3 लोगों ने एक साथ शराब पी और पेशाब करने को लेकर झगड़ा हो गया। जब आजम ने वहां पेशाब न करने की बात कही तो गुस्साए दबंगों ने उन पर हमला कर दिया। आजम की हत्या पत्थर से मार कर की गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, मामला दर्ज कर जांच कर रही है। दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अरुण कुमार जैन ने कहा कि दक्षिण मध्य रेलवे में वंदे भारत ट्रेनों में यात्रा करने में युवाओं की रुचि अधिक है। वर्तमान में दक्षिण मध्य रेलवे 5 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन जारी है। ऐसा कहा जाता है कि ज्यादातर युवा यात्रा करना पसंद करते हैं। 25 से 34 आयु वर्ग के 29.08% लोगों ने वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रा की। तेलुगु राज्यों में वरिष्ठ नागरिक भी इस ट्रेन में चढ़ने में रुचि दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत के बाद से दक्षिण भारतीय रेलवे में कुल 7.16 लाख लोगों ने यात्रा की। भारत ने इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में निर्दोष नागरिकों की जान जाने पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में राजदूत आर रविंद्र ने इसी मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि भारत बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और इजराइल हमास युद्ध में जानमाल के नुकसान को लेकर काफी चिंतित है। इजराइल हमास युद्ध सहित मध्य पूर्व की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक सार्वजनिक बहस के दौरान रविंद्र भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए आतंकी हमले चिंता करने वाले थे। हम उनकी निंदा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जान गंवाने वाले लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा, जब उन्होंने इजराइल पर आतंकवादी हमले किए तो हम उनके साथ खड़े थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत इस मामले में हमेशा इजराइल का समर्थन करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में आदान प्रदान की प्रवृत्ति है। उन्होंने दुनिया के देशों से काम करने का आग्रह किया कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को हल करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। इजराइल 56 साल से फिलिस्तीन पर जुल्म कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने टिप्पणी की है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस का मानना है कि हमास का हालिया हमला कोई अकेली घटना नहीं है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि फिलिस्तीनियों पर 56 साल से जुल्म हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा कि इजरायली बस्तियों और हिंसा के कारण फिलिस्तीनियों ने अपनी ही जमीन खो दी है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा कि फिलिस्तीनी अर्थव्यवस्था के पतन और फिलिस्तीनी के लोगों के घरों के नुकसान की समस्या का राजनीतिक समाधान खोजने की उम्मीद धूमिल हो गई है। हमास के हमलों के नाम पर फिलिस्तीनियों को सजा देना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि 2 देशों का गठन ही इसका सही समाधान है। उन्होंने उन ताकतों से सतर्क रहना चाहिए जो अद्वैतवाद के साथ एक ही धर्म का अहंकार फैलाते हैं। गुटरेस ने कहा कि गाजा में स्थिति गंभीर है और 6 लाख लोग संयुक्त राष्ट्र शिविरों में छिपे हुए हैं। जुबली हिल्स में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले बीआरएस नेताओं को लेकर चुनाव आयोग गंभीर हो गया है। जुबली हिल्स विधायक मंगटी गोपीनाथ और रहमत नगर पार्षद CN रेड्डी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। टीडीपी नेताओं ने चुनाव आयोग से शिकायत की कि अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन किया गया। टीडीपी नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान झंडे फ्लेक्सी बांधकर नियमों का उल्लंघन करने पर विधायक मागंटी गोपीनाथ के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की। विधायक मागंटी और नगर सेवक CN रेड्डी के खिलाफ बोराबंडा थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जुबली हिल्स टीडीपी प्रभारी GV नायडू ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि विधायक मागंटी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। MLC कल्वाकुंतला कविता को प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने विकास और अर्थशास्त्र विषय पर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया है। कविता इस महीने की 30 तारीख को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तेलंगाना विकास और कल्याण योजनाओं पर भाषण देंगी। कविता इस महीने की 30 तारीख को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तेलंगाना विकास और कल्याण योजनाओं पर भाषण दें। हाल ही में कविता लंदन में ब्रिज इंडिया द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्रों से मिली। इसी सिलसिले में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें इस महीने की 30 तारीख को तेलंगाना विकास मॉडल पर भाषण देने के लिए आने को कहा है। कविता इसी दौरान तेलंगाना कृषि क्षेत्र विकास, किसान कल्याण योजनाओं, 24 घंटे मुफ्त बिजली, जाति श्रमिकों को प्रोत्साहन, मिशन भागीरथ, शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्रों में प्रगति के बारे में बताया जाएगा।
राजमंड्री सेंट्रल जेल अधीक्षक राहुल ने टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू के स्वास्थ्य पर एक स्वास्थ्य बुलेटिन जारी किया। जेल अधिकारियों ने बताया कि राजमंड्री सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की एक टीम ने चंद्रबाबू के 7 तरह के मेडिकल टेस्ट किए। उन्होंने कहा कि फिलहाल चंद्रबाबू की स्वास्थ्य स्थिति स्थिर है। हालांकि लगातार 3 दिनों से हेल्थ बुलेटिन में चंद्रबाबू के वजन का खुलासा नहीं किया गया है। टीडीपी के सूत्रों से पता चला है कि कौशल विकास मामले में टीडीपी नेता चंद्रबाबू की गिरफ्तारी के बाद कई लोगों की धड़कनें थम गई हैं। कहा जाता है कि चंद्रबाबू की अर्धांगिनी नारा भुवनेश्वरी बस यात्रा मृतक के परिवार के सदस्यों से मिलने जाएगी। टीडीपी ने घोषणा की कि गेलवली सत्य की जीत हो नाम से आयोजित यह बस यात्रा आज से शुरू होगी। नारा भुवनेश्वरी 3 दिनों के लिए चंद्रगिरी, तिरुपति और श्री कालहस्ती का दौरा करेंगी। यह ज्ञात है कि भुवनेश्वरी तिरुमला श्रीवारी के दर्शन करने के बाद नारावारी पल्ले पहुंची और कुल देवताओं की पूजा की। नशे में धुत एक आदमी गले में अजगर लपेटकर पेट्रोल पंप पर गया। उन्होंने वहां मौजूद स्टाफ से सेल्फी लेने के लिए कहा, लेकिन अजगर ने उसी की गर्दन में लिपटकर उसका गला घोंट दिया और वह गिर पड़ा। पेट्रोल स्टेशन कर्मचारियों में से एक ने उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश की। ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना केरल के कन्नूर जिले की है। चंद्रन, जिसने शराब पी रखी थी, अपने गले में अजगर लेकर वलपट्टनम के पेट्रोल स्टेशन पर गया। उन्होंने वहां मौजूद स्टाफ से अजगर को अपने गले में लटकाकर सेल्फी लेने को कहा। इसी दौरान चंद्रन की गर्दन पर मौजूद अजगर ने उसकी गर्दन को कसकर लपेट लिया। इससे उसका दम घुट गया और वह गिर पड़ा। यह देखकर पेट्रोल पंप पर काम करने वाले अभिषेक ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वह एक ढका हुआ बैग लेकर चंद्रन के पास गया। उसने अपने गले में लिपटे अजगर को छुड़ाने की कोशिश की। आखिरकार अजगर चंद्रन की गर्दन छोड़कर एक तरफ चला गया। वहीं ये चौंकाने वाला वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव भीषण चक्रवात में बदल गया है। इसका नाम हमून रखा गया, जो ईरान को दर्शाता है। मौसम विभाग ने बताया कि हालांकि ओडिशा को इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। अधिकारियों ने कहा कि बांग्लादेश के तट को पार करते समय यह और कमजोर हो जाएगा। हामून वर्तमान में ओडिशा के पारादीप से लगभग 230 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल से दीघा से 240 किलोमीटर दूर केंद्रित है। मौसम विभाग ने कहा इसके कारण तट पर 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इसके प्रभाव से तटीय आंध्र में अगले 3 दिन और रायलसीमा में इस महीने की 29 तारीख तक मौसम शुष्क रहेगा। IMD ने कहा कि 28 तारीख से तटीय आंध्र और 30 तारीख से रायलसीमा में कहीं-कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना है।